हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 9 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल होगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, दूसरा होगा ऑपरेशन स्काईलाइट, तीसरा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम के बारे में, चौथा ग्रेट बैरियर रीफ रीफ और पांचवा और लास्ट का आर्टिकल होगा हमारा वर्ल्ड ट्राइबल डे 2022 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जिसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV। ठीक है, ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि अभी ये जो लॉन्च व्हीकल है इसने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जो इस पर ऑन बोर्ड सैटेलाइट थी उनको लॉन्च किया है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसको लॉन्च करना था आपका सर्कुलर ऑर्बिट में, और इसको इन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया इलिप्टिकल ऑर्बिट में। यानी कि जिस काम के लिए जिस ऑर्बिट में हमको उनको इंस्टॉल करना था, उनको लॉन्च करना था, वहां पे हो नहीं पाई। यानी कि जो सैटेलाइट हमें भेजनी थी वो बेकार हो गई, अब किसी काम की नहीं रही है। इसी के ऊपर आपका जो इसरो के एस सोमनाथ जो चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि सारा कुछ ठीक चल रहा था, शुरू की 3 स्टेज में सब कुछ ठीक चला, मगर लास्ट स्टेजेस में क्या हो गया, लास्ट स्टेज में डाटा का लॉस हो गया, यानी कनेक्शन एक तरह से लॉस्ट हो गया, डाटा का लॉस हो गया किसी टेक्निकल रीजन की वजह से। इसलिए अब ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में उनको इस्टेब्लिश किया है सैटेलाइट को, वो किसी काम की नहीं रही। अब काम की क्यों नहीं रही, क्योंकि ये मान लीजिए अर्थ है और आपकी ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, आप इस तरह से घूम रहे हैं, हमें करना था ऐसी सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से। क्योंकि जो चीज जिस पर्पज के लिए बनाई गई है, जिस रेडियस पे जिस पैरामीटर पे आपकी सर्कुलेट करनी है, जो उसको एनवायरनमेंट मिलेगा वो उसी आपकी ऑर्बिट में मिलेगा, दूसरी में नहीं मिलेगा ना। क्योंकि हमें देखनी है कोई चीज किसी एंगल पे दिखेगी तो दूसरी ऑर्बिट में कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई। ये पिक्चर है आपकी और ये आपका एस सोमनाथ जो हमारे चेयरमैन है इसरो के, उनका नोट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आपका क्या है, SSLV जो है ये आपका स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। अब स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल किन्हें कहते हैं, देखो स्मॉल लिफ्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो आपका स्मॉल वेट को लेके ऊपर जाते हैं, और एक आपका आएगा मीडियम लिफ्ट जो आपके मीडियम वेट को लेके ऊपर जाता है। अब स्मॉल वेट और मीडियम वेट कौन सा है, स्मॉल लिफ्ट से मतलब ये है कि स्मॉल वेट का लेवल। तो यहाँ पे मतलब है जो आपका कितना, आपका ये कहिए कि 2000 तक के वेट को, 2000 केजी तक के वेट को लेके ऊपर जा रहा है। ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन नासा की। उसे बोलते हैं स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो उनको लेके ऊपर जाते हैं। जो 5000 तक ऊपर लेके जाएंगे वो भी आपके स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होंगे, मगर ये डेफिनेशन किसकी है, रोस कॉस्मोस की। रोस कॉस्मोस क्या है, वो आपकी क्या नाम, आपकी स्पेस एजेंसी किसकी, रशिया की। तो नासा क्या है, नासा आपकी स्पेस एजेंसी आपकी यूएस की। तो यूएस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल आपके जो 2000 केजी तक के वेट को ऊपर लेके जा सकते हैं वो आपकी स्मॉल लिफ्ट होते हैं। जबकि रशिया के अकॉर्डिंग जो 5000 केजी तक के वेट को ऊपर लेके जाते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आपके स्मॉल लिफ्ट उसमें आ जाते हैं। यानी कि दोनों एजेंसीज की डेफिनेशन अलग है, पर हम नासा की पकड़ के चलते हैं। नासा की पकड़ के अनुसार, नासा की डेफिनेशन के अनुसार 2000 केजी तक के वेट को जो ऊपर लेके जाएगी, जो जो भी सैटेलाइट का वेट होगा, इतने के तक के वेट को, यानी कि 2 टन के वेट को लेकर ऊपर जाएगी, उनको आप स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल बोलेंगे। ठीक है, तो स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है ये आपका, इसरो ने इसको डेवलप किया है। इतनी सी जानकारी थी सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के लिए। अब इसके पेलोड की बात करेंगे, किस किस ऑर्बिट में ये आपकी सैटेलाइट को क्या है, इस्टेब्लिश करता है। तो पेलोड की बात कर, पेलोड मतलब जो आपका जिसको लेके जाना है, जो आपकी जो सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करना है। हाँ, एक खास बात यहाँ पे कि ये आपकी एक सैटेलाइट थी अमृत, अमृत सैट। ये अमृत सेट को लेके गया था। अगर बाई चांस वन लाइन क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अमृत सेट कौन सा लॉन्च व्हीकल लेके गया था, तो आपका SSLV लेके गया था। या SSLV ने मतलब कौन सी, वहां पे 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि भाई इसमें से छाट के बताओ ये कौन सी उसको सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो आपका अमृत सेट भी इसमें थी, जो इंडियन थी। इसमें सिंगापुर की भी सैटेलाइट थी हमारी, और भी कुछ सैटेलाइट थी। खैर उसमें डीप में ज्यादा नहीं जाना कौन सी सैटेलाइट। अब यहाँ पे 600 केजी का जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकता है। ठीक है, इतनी कैपेसिटी से 600 केजी तक। कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि कहाँ तक किस चीज को आप हैंडल कर सकते हो, ये वो कैपेसिटी होती है। कहते हैं ना, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी लगा दो। यानी कि आपकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफर्ट आपका 100% देना, यानी कि वो कैपेसिटी में आ जाता है। यानी कि 600 केजी तक लेके जा सकता है। मिनिमम तो आपका कितना भी हो सकता है,
मिनिमम तो आपका 2 kg, 1 kg, 20 kg, ठीक है, वो लेके जा सकता है, मगर मैक्सिमम 600 kg तक। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट कितने किलोमीटर पर होती है? अर्थ से 500 किलोमीटर तक की रेंज में, यानी कि ज्यादा भी होती है, 500 से 1500 हो सकती है, 600 से 1500 के बीच में आप कह सकते हो, पर ये इसमें लेके जा रहा है लोअर ऑर्बिट, जहाँ पे स्टेब्लिश कर रहा है 500 तक कर रहा है, ठीक है। और जो आपकी जो 300 kg तक की जो कैपेसिटी वाला लेके जाएगा, जिसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्टेब्लिश करेगा, वो आपका 300 kg तक के वेट को लेके जा सकता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, उसको इंस्टॉल करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए सैटेलाइट को। उसकी रेंज कितनी है? 600 से 800 किलोमीटर की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाई गई, इसमें ये बताया गया जो आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट कौन सी होती है, आपकी आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट कौन सी होती है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कौन सी होती है, ठीक है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट कौन सी होती है। देखिए, जो ये अर्थ होगी, ये आपकी ये वाली जो आपकी अर्थ जो वो दिख रही है ना ऑर्बिट, ये आपकी है लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये अर्थ से कितनी डिस्टेंस पे होगी? ये आपकी 100 से लेके 1500 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। 100 से लेके 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो भी सैटेलाइट आपकी लॉन्च की जाती है, या उसको ऑर्बिट कराया जाता है, ऑर्बिट में आपका स्टेब्लिश किया जाता है, वो आपकी लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहलाएगी, लोअर अर्थ ऑर्बिट होगी। मीडियम अर्थ ऑर्बिट वे होती है, जैसे कि आपकी ये वाली है, ये वाली आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट होगी। ये जो डिस्टेंस होगी अर्थ के सरफेस से लेके ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी 5000 से आपकी 10,000 किलोमीटर तक की जो रेंज है, उसकी रेंज में जो भी आपकी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि उसको स्टेब्लिश किया जाएगा ऑर्बिट में, वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट की आपकी डिस्टेंस होगी, यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट होगी, ठीक है। अब जियो सिंक्रोनस आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी होगी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि जो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होती है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है, अर्थ से जब भी आप उसे देखोगे, वो आपको वहीं पे दिखेगी, एक ही पोजीशन पे दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये आपकी 2 मीटर पर सेकंड से, मान के चलिए, टेक्निकली सही नहीं बता रहा हूँ मैं, पर 2 मीटर पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, या इसकी रेट जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो आपकी 2 रेडियन पर सेकंड है, मान के चलिए 2 रेडियन पर सेकंड है। तो अर्थ भी उसी रेट से घूमेगी, 2 रेडियन पर सेकंड से, क्योंकि जिस रेट, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, अर्थ के इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे खड़े हो, और आप इस जियो सिग्नल सैटेलाइट को, सॉरी, जियो स्टेशन सैटेलाइट को देख रहे हो, तो अब जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करे, उसी स्पीड से इसे भी तो रोटेट करना पड़ेगा, तभी तो आपको ये एक जगह दिखाई देगी। वरना तो ये, अगर ये ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रही है, आप कम से कर रहे हो, तो ये तो आपके आंखों के सामने जल्दी निकल जाएगी, तो आपको कुछ टाइम बाद दिखाई नहीं देगी। जब ये अर्थ के दूसरी पोजीशन में पहुंच जाएगी, मान लो यहाँ पहुंच गई, तो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप तो यहाँ पे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपके शायद समझ में आ गई हो, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो जियो स्टेशन अर्थ ऑर्बिट है, वो आपकी ये जो सैटेलाइट है, वो एक जगह स्टेबल रहती है, उसी स्पीड से चलती है जिस स्पीड से अर्थ आपकी रोटेट हो रही है। और आपकी हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरह की, देखो ये जो आपकी क्या नाम, ये ऑर्बिट जो दिखाई जा रही है, ये इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब इसी शेप में आता है ना, इलिप्टिकल, ऐसी शेप में, यानी कि चपटी होती है वो आपकी, बाउंड्रीज पे से चपटी होती है, बीच में से चपटी हो जाएगी, बाउंड्रीज पे से एक तरह टाइप से खींच ली। ये सर्किल होता है आपका, अगर इस सर्किल को आप यहाँ से पकड़ के खींच लो, इधर से पकड़ के खींच लो, तो ये आपकी कुछ इस टाइप से आ जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो ये आपकी इलिप्टिकल शेप होगी। तो आप ये जो देख रहे होंगे ना शेप, ये वाली, ये इलिप्टिकल शेप है, ठीक है। आगे बढ़ते, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। आपने पीएसएलवी का नाम सुना, और एसएसएलवी का तो अभी जो हमने 7 अगस्त को लॉन्च की थी, वो न्यूज में आई है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है? जो एसएसएलवी है आपका, वो क्या, स्मॉल सैटेलाइट को आपको कॉमर्शियल लॉन्च करता है, यानी कहने का मतलब ये कि जो छोटे कम वेट की सैटेलाइट होगी, छोटी सैटेलाइट होगी, उनको आपका ऑर्बिट कराने की कोशिश करता है, लॉन्च करता है कॉमर्शियली। कॉमर्शियली मतलब दूसरे देश की भी करेगा, अपने भी क्या, आपका उनको कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। उनको, जैसे कि मतलब सिंगापुर ने अपनी सैटेलाइट दी, तो आप उनसे पैसा लोगे ना लॉन्च करने के लिए, तो एक कॉमर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका लॉन्च व्हीकल काम आता है, ये इसमें बोला गया है। और रिड्यूस प्राइस पे, यानी कि आपका अगर अमेरिका मान लीजिए $2,000 में एक सैटेलाइट को लॉन्च करता है, मान के चलिए, ये प्राइस कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, $2,000 में अगर लॉन्च करता है, तो हम मान लीजिए उसे, मान लीजिए $500 में ही वो काम कर रहे हैं, तो 1,500 कंपनी में काम कर रहे हैं हम यूएस से। तो ये बहुत कम प्राइस पे हम काम करते हैं, तो इसलिए हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती जा रही है, बहुत ज़्यादा उसमें बूम आता जा रहा है, और हायर लॉन्च रेट है। लॉन्च रेट हायर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सक्सेसफुल लॉन्च रेट है हमारे, तो इसलिए हायर लॉन्च रेट आपके
इसलिए काउंट हो रहा है, यानी कि सक्सेसफुल हायर लॉन्च रेट कह सकते हो आप इसे। और जल्दी जल्दी हम लॉन्च करते रहते हैं, किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, अब इंडिया ने मान लो आपका यूएस करेगा एक साल बाद लॉन्च, तो अब आप सिंगापुर को या इंडिया को लॉन्च कराना है तो एक साल तक वेट करना पड़ेगा, मगर हमें करना है एक महीने में लॉन्च सैटेलाइट को। तो कहने का मतलब, जितने ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो और आपकी सक्सेसफुल लॉन्च रेट यानी कि हाई लॉन्च रेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके जो ऑपरेशन होता है वो लगभग 6 आदमी ही क्या है ना कर लेते हैं, इसके ऑपरेशन को हैंडल कर लेते हैं। जबकि ये आपके जो पीएसएलवी है, पीएसएलवी के ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए बहुत सारे आदमी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हो 600 ऑफिशियल लगभग चाहिए। इसके ऑपरेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं ना आदमी, लगभग 600 होंगे। और यहाँ पे सिर्फ 6 आदमी ही इन्वॉल्व होकर इसके काम को अंजाम दे देते हैं, यानी कि ऑपरेशन को हैंडल कर लेते हैं। और जबकि जो आपका ये जो हमने देखा कि कॉमर्शियली स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करता है और कम प्राइस में लॉन्च करता है, हायर लॉन्च रेट इसका है। तो इसके कंपैरिजन, पीएसएलवी के कंपैरिजन में ये इसका ज़्यादा सैटेलाइट को लॉन्च करता है और कम प्राइस पे लॉन्च करता है, जबकि पीएसएलवी थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे करता है और आपका लॉन्च रेट उतना नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और ये एक वीक के अंदर ही ये आपका पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है, जबकि आपका पीएसएलवी का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कई महीने लग जाते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है। और ये जो कैरी कर सकता है 500 केजी तक आपका लोअर ऑर्बिट में लेके जा सकता है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा ही था कि 500 केजी तक का ये लेके जा सकता है वेट सैटेलाइट का। ठीक है, और बहुत कम टाइम में और कम कॉस्ट पे ये आपका ऑपरेशन को मतलब कैरी आउट कर सकता है, जिसमें ये मान लीजिए 30 करोड़ तक आप इस ऑपरेशन को अंजाम दे दोगे, ऑपरेशन को कंक्लूड कर दोगे पीएसएलवी में। जबकि ऐसा नहीं होता। और इसकी वेट की अगर हम बात करें तो 1000 केजी तक पीएसएलवी लेके जा सकता है। थोड़ी सी यहाँ पे दोनों में और डिफरेंस दिए गए जो इनके पैरामीटर बताए। इस पीएसएलवी की हाइट 44 मीटर होती है, जबकि इसकी हाइट 34 मीटर होती है। डायमीटर 2.8 मीटर पीएसएलवी की, और इसकी डायमीटर 2 मीटर। इसके नंबर ऑफ स्टेज इसमें 4 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टेज 3 होते हैं, यानी कि 3+1 बोल सकते हैं। इसमें मेनली तो 3 होते हैं जो सॉलिड स्टेट होता है। इसे 3+, क्योंकि लास्ट की एक स्टेज भी होती है लिक्विड स्टेज वाली। ठीक है, तो 3+1 बोला जाता है। मेन तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। ठीक है। लिफ्ट ऑफ मास यानी कितने मास तक को लिफ्ट ऑफ कर सकता है, लेके जाता है 320 टन, यानी कि 32,000 ये बोल सकते हो आप इसे। यहाँ पे 120 टन यानी कि 12,000 तक ये लेके जा सकता है। ठीक है। और पेलोड कैपेबिलिटी जो ये लेके जाएगा 1700 केजी से 1700 केजी तक ये लेके जा सकता है। और 600 किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है। और यहाँ पे 10 से लेके 500 केजी तक लेके जा सकता है। 500 किलोमीटर की जो ऑर्बिट होती है, वो रेडियस की ऑर्बिट होती है, उसमें ये स्टेब्लिश करता है उसको। टर्न अराउंड टाइम इसके घूमने का जो टाइम है आपका 60 दिन का है। और जबकि इसका टर्न अराउंड टाइम है इसका 72 घंटे। कहने का मतलब ये आपका एक वीक में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और ये इसको कितने 60 डेज यानी कि 2 महीने तक लगभग इसके लग जाते हैं। ठीक है। पहली फ्लाइट कब लॉन्च की गई थी पीएसएलवी की? ये आपकी 20 सितंबर 1993 में लॉन्च की गई थी। बहुत पुराना है और बहुत कारगर भी है। जबकि इसकी तो रिसेंटली 7 अगस्त को ही लॉन्च की गई पहली फ्लाइट, यानी जो इसकी मेडन फ्लाइट थी, पहली फ्लाइट थी, वो 7 अगस्त को थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी डायमेंशंस के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि 34 मीटर है, डायमीटर 2 मीटर है, और आपकी हाइट 34 मीटर है, मास 120 टन तक ये लेके जा सकता है। प्रोपल्सन में जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3+1 स्टेज इसमें होती है लॉन्चिंग व्हीकल में। पहली जो 3 स्टेज होती है उसमें क्या है, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये आपका सॉलिड प्रोपोलेंट होता है, जो आपका सैटेलाइट को यानी कि रॉकेट को ऊपर लेके जाता है, पुश करता है। जबकि फोर्थ जो आपकी टर्मिनल स्टेज होती है उसमें क्या है, वेलोसिटी को कम किया जाता है। उसमें क्या है, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल लगाया जाता है, जिससे वेलोसिटी को कम किया जा सके, उसे वेलोसिटी को कम करके उसे ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किया जा सके सैटेलाइट को। ठीक है। अगला आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ऑपरेशन स्काईलाइट के बारे में। देखिए अब क्या इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशनल रेडीनेस, यानी कि वो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, कंडक्ट करने के लिए कितने तैयार है, कितने प्रिपेयर्ड है, उसको ही टेस्ट करने के लिए इसने ये आपका ऑपरेशन स्काईलाइट कंडक्ट किया। ठीक है। अपनी जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है उसकी ऑपरेशन की रेडीनेस को जानने के लिए ये ऑपरेशन ऑपरेशन स्काईलाइट कंडक्ट किया। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि क्यों ये न्यूज में आई है। इसकी अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि जो आपकी सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होते हैं हमारे, देखिए क्या होता है कि आर्मी हो, नेवी हो, और आपकी एयरफोर्स हो, जो भी आपकी तीनों आपकी मिलिट्री की हम बात कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि आपकी ग्राउंड लेवल से वो सिग्नल सेंड करते हैं। ठीक है। तो वो
क्या करते हैं कि आपके ग्राउंड लेवल से सिग्नल सेंड करेंगे, वो सैटेलाइट को जाएगा, सैटेलाइट से वो उन्हें मिल जाता है दूसरी जगह जो रिमोट एरियाज में है या बहुत दूर है। तो इस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं। मगर इसका क्या है, इसका ये है कि आपका इसके पास जो आपकी ग्राउंड लेवल पे जो हमारी मिलिट्री है, यानी कि आपकी आर्मी है, उसके पास इस तरह का सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो वो अपना ये सिस्टम डेवलप कर रहा है, जबकि नेवी और एयरफोर्स के पास अपना जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है इस तरह के। तो यहाँ पे यही चीज इन्होंने बताई कि वो चीज को टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं हमारी ये चीजें जब जरूरत पड़े वो फेल ना हो जाए, तो इसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं कि सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम है उनका, वो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है किसको, मिलिट्री जो ग्राउंड लेवल पे है। और एयर बेस्ड जो सिस्टम है, एयर बेस्ड जो सिस्टम लगे हुए हैं, ग्राउंड पे जो सिस्टम लगे हैं, वो उनको क्या करता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपका वो लगा हुआ है एक तरह का, क्या नाम, सिग्नल सेंड करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सिग्नल आपको किसी सेंड करेगा, सैटेलाइट को, सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करके उसे एम्पलीफाई करके कहाँ पे भेजेगी, आपकी दूसरी जगह भेजेगी, यानी कि रिसीवर को भेजेगी, जो सिग्नल रिसीवर होगा ग्राउंड पे। अब देखो इन दोनों के बीच में आपका कई हजार किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, कई सौ किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर डिस्टेंस, क्योंकि अगर आप इससे सिंपल नहीं भेज सकते ना, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी और इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती इस सिग्नल की कि ये यहाँ पे पहुंच जाए, वरना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती हमें सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट को इसलिए भेजा कि 500-600 किलोमीटर तक आपने लो अर्थ ऑर्बिट में इसको इस्टेब्लिश कर रखा है, तो वहां तक ये पहुंच जाए, और सैटेलाइट उसको एम्पलीफाई करके जहां तक पहुंचाना है, चाहे 1000 किलोमीटर पहुंचाना हो, 2000 किलोमीटर पहुंचाना हो, वहां पे इसको पहुंचा सकती है और अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं बगैर किसी डिस्टरबेंस के। तो यही है कि ये एज ए बैकअप की तरह एक्ट करता है, जो ये आपकी वो कर रहे हैं ना, ये जो सैटेलाइट वाला कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरा, इनके बैकअप की तरह एंड करता है कि कभी जरूरत पड़े, इस तरह की अगर चीजें होने लगे, टेरिtoriयल कनेक्टिविटी अगर उनकी डिस्टर्ब हो जाए, तब इससे वो क्या करे, कनेक्ट करे। क्या अभी तो क्या कर रहे हैं, सीधे ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब छोटी डिस्टेंस के लिए, थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। मगर अगर ये किसी टाइम पर डिस्टर्ब हो जाती है, किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो फिर इसको ये कनेक्ट कर सकती है। तो इन्होंने ये अपना क्या इस चीज को लाइन में लिया है, एक तरह से ये कह दिए लाइन में लिया है, कि इसकी प्रिपेयर्डनेस को ये चेक कर रहा है कि ये काम भी करेगा टाइम आने पे या नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला कि आर्मी डोंट हैव ए डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम। जैसा मैंने पहले बताया कि आर्मी के पास तो अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, मगर जो अभी इन्होंने लगाया बनाया, तो उसको ये जस्ट चेक कर रहा है कि काम करेगा नहीं करेगा टाइम आने पे। अभी तो ये सीधा ऐसे ही करता है, मतलब अर्थ टू अर्थ कम्युनिकेट करता है, जबकि आपका नेवी के पास ये वाला पूरा सिस्टम है, और आपके एयरफोर्स के पास ये पूरा सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जी सैट जो 7B सैटेलाइट है, वो आर्मी क्या कर रही है, यूज कर रही है उसको, कि मैंने अभी ये बताया ना कि इसके पास तो अपना नहीं है, पर जी 7 सैटेलाइट की सिस्टम को अभी रिसेंटली इन्होंने यूज करना शुरू किया है। तो ये कौन सी सीरीज का, जी7 सीरीज का है। तो जी7 सीरीज में ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, और भी कई आएंगे, तो यहाँ बी को ये यूज कर रहा है। ए और सी किसी और पर्पज के लिए सैटेलाइट यूज की जा रही होगी, पर भी यहाँ कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जा रही है सिग्नल्स को, किसके लिए, हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए यूज की जा रही है। तो ये इसमें बोला गया है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, हम देख लिया। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे हर्बेरियम वर्ड का मतलब समझ लो। देख, वर्चुअल का मतलब होता है जिस चीज को टच ना किया जा सके, फील ना किया जा सके, क्या आपको दिखाई दे रही है चीज सामने है, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप पे जो स्क्रीन में आप मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, चल रही है आपके सामने, मगर आप ना टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आपकी डिजिटल फॉर्म में है। तो एक तरह से वो वर्चुअल है। आप मोबाइल में जो भी देख रहे हो वो वर्चुअली चीजें देख रहे हो, कोई फिजिकली टच में नहीं कर नहीं सकते उस चीज को। तो यहाँ पे एक तरह से ये है कि वर्चुअल। इंडिया में है तो इंडिया की बात हो रही है, तो हर्बेरियम का मतलब ये होता है कोई जो आपकी पेड़ पौधों की फ्लोरा एंड फौना की जो स्पीसीज होती है, उनकी जो सूखा हुआ पार्ट होता है, उसको आपको सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह से अरेंज किया गया है कि नाम के हिसाब से उनका जो लोकल नेम है, जहाँ वो एरिया, जिस एरिया की स्पीसीज है वो, प्लस ये आप ये मानिए कि उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, और वो क्या नाम, उसका बार कोड, उसकी पहचान हो सके, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, उस स्टेट का नाम, ये सारी चीजें उसमें क्या है,
वो रखी गई है, मतलब इस तरह से कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर में वो रखी गई है, अरेंज की गई है। तो यहाँ पे क्या है, जो ivh.bsi.gov.in ये एक साइट है। आईवीएच की फुल फॉर्म शायद आप समझ ही गए होंगे कि इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। तो हर्बेरियम मैंने एक तरह का म्यूजियम समझ लो। एक तरह का म्यूजियम होता है जहाँ पे सारी चीजें आपकी वर्चुअल फॉर्म में संजो के रखी जाती है और कंजर्व की जाती है। ये बहुत सालों पुरानी चीजें हैं। मान लीजिए 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी। तो इससे पता लग सकता है, कोई भी आदमी चीज को जांचना चाहे, पता करना चाहे अभी वो स्पीशीज है नहीं, उनका स्टेटस क्या है, तो इस साइट पर जाए। साइट पे जाके इनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाले और फिर वो अपने एरिया में इसको, ये वाली मान लो घास है, इसको सर्व चेक करे, ये वाली जो फूल पत्ती दिख रही है इनको चेक करे, इनको चेक करे, जो डंडे से आपको सूखा पार्ट दिख रहा है इसका, घास का। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो ये साइट है ivh.bsi.gov.in, ठीक है। बीएसआई का मतलब है बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आईवीएच का मतलब है इंडियन वर्चुअल आपका हर्बेरियम, ठीक है। .gov.gov.in, ठीक है, इंडिया। तो इस साइट पे क्या देखने को मिला, इस साइट पे लगभग 2 लाख आपकी पिक्चर डाली हुई है इसकी, ठीक है। इस साइट पे ये देखने को मिला कि लगभग डालने के बाद कुछ ही टाइम बाद 55 कंट्रीज ने इस साइट को विजिट किया, और इतना ट्रैफिक बढ़ गया, एक तरह से ये साइट जो है थोड़ी सी हैंग हो गई। इतना ट्रैफिक बढ़ गया इस पर कि हैंग हुई, यानी कि ये एक तरह से हिट हो गई ये साइट, बहुत बड़ी हिट बन गई ये साइट। कहते हैं ना कि किसी पे ट्रैफिक किसी चीज पे ज्यादा है तो हिट हो जाती है वो चीज। किसी मूवी को देखने जाते हैं, बहुत सारे लोग देखने जाएंगे तो हिट हो जाएगी वो, तो एक तरह से हिट हो गई साइट। तो इसलिए साइट न्यूज में आई। तो हर्बेरियम का जो कंसेप्ट है यहाँ पे अभी हमें देखने को मिला। तो एक तरह से पोर्टल है, इस पोर्टल पे क्या लगभग ये कहिए 1 लाख इमेजेस पड़ी हुई है, किसकी, हर्बेरियम स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब नमूने, जो आप जैसे किसी घास का नमूना ले लिया, कोई भी चीज का नमूना होता है, सैंपल चीजें, सैंपल पॉइंट कहते हैं, स्पेसिमेन उसे बोलते हैं दूसरी इंग्लिश में, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड है जो डिजिटल फॉर्म में पड़े हुए, किस क्या क्या चीजें है इसमें, इमेजेस है, जो आपकी प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन है उनकी इमेजेस डिजिटल फॉर्म में पड़ी हुई है, उनका साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिलेगा, उनकी लोकेलिटी देखने को मिलेगी कहाँ से वो कलेक्ट की गई है, और इनका जो कलेक्शन की डेट देखने को मिलेगी, किस डेट में कलेक्ट की गई है। मान लीजिए आज से 15 अगस्त 1947 को कलेक्ट की किसी ने, मतलब 15/8/1947 में कलेक्ट की, तो ये डेट देखने को मिलेगी। लोकेलिटी देखने को मिलेगी, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड का कोई सा जिला लिखा हुआ है, चंबा डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरह से चीजें देखने को मिलेगी, और बार कोड नंबर मिलेगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और कलेक्टर नेम जिसने कलेक्ट किया, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप देख रहे होंगे ना, ये तो आपके पौधा जो भी आपकी स्पीसीज है उसकी पिक्चर होगी डिजिटल फॉर्म में। ये आपका यहाँ पर बार कोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम हो गया जिस डिस्ट्रिक्ट का, एरिया का, इसमें और भी कई सारी डेट वेट ये सारी चीजें दिखेंगी आपको यहाँ पर, अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखेंगी, ठीक है। इसमें ये क्या है कि इसका फायदा क्या होगा, जो डिजिटल हर्बेरियम है इसका फायदा ये होगा कि इसके जो फीचर्स है इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है डाटा को स्टेट वाइज, यानी कि आप किसी स्टेट में कौन कौन सी स्पीशीज है तो आप पता लगा सकते हो। जो भी यूजर है जो बायो बॉटनी से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो बॉटनी बॉटनिस्ट है वो आपका डाटा सर्च कर सकता है, प्लांटों पर रिसर्च करने में काम आ सकता है, ठीक है। और रीजनल जो प्लांट है उनकी जो कौन कौन सी स्पीशीज है उन्हें आइडेंटिफाई करने में ये चीज़ काम आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल आपका उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वहाँ का हो गया, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। और दूसरी चीजें छोटी छोटी हैं यहाँ पे जो दिख नहीं रही उतनी, तो यहाँ पे आपको एक बार कोड दिखेगा, ठीक है। ये आपकी फूल पत्ती जो होगी, जो स्पीसीज डिजिटल फॉर्म में रखी करनी होगी, ये सब है आपका, ठीक है। ये आपने देखी पिक्चर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो हर्बेरियम स्पेसिमेन है वो क्या करता है, ड्राइड प्लांट के पार्ट्स को कंजर्व करता है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। इन्हें लेबल कर दिया जाता है कि इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका लेबल लगा लिया जाता है, मतलब लेबल दिख रहे होंगे ना आपको, ये सारी चीज, ये सब लेबल ही है, लेबल लगा के रखा हुआ कि हाँ ये है, वहां से मिला था, इसने खोजा था, इस डेट को खोजा था, और इसका साइंटिफिक नेम ये सारी चीजें है। इनका प्लांट आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है, सिस्टमेटिक स्टडी की जा सकती है, इकोलॉजिकल स्टडी की जाती है। केवल अगर देखो ये स्पीसीज आपकी विलुप्त हो गई होगी, जो ये आपकी पौधे की फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज है विलुप्त होगी, तो हम पता लगा सकते हैं ना कि इकोलॉजी पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है या इकोलॉजी को कंजर्व किया जा रहा है। जो हमारा बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके पास लगभग 30 लाख से ज्यादा हर्बेरियम स्पेसिमेन है,
ठीक है, जिनको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट हर्बेरिया जो है डिफरेंट जगह लोकेटेड होता है कंट्री के अंदर, उनको सबको इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये किसने डेवलप किया है सारा का सारा? बीएसआई ने डेवलप किया है, यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। ठीक है, और इसको हर्बेरियम जो था इसको इनोग्रेट किसने किया था? एनवायरमेंटल एमओईएफसीसी ने इसको इनोग्रेट किया था। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। देखिए अभी यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है आपका ग्रेट बैरियर रीफ का। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड में पहले ऐसे जो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स ग्रेट बैरियर रीफ्स है, यानी कि आपके कोरल रीफ्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? कोरल सी में देखने को मिलते हैं। ये आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे देखने को मिलते हैं पूरे। ये और बैरियर रीफ, ये पूरा आपका बैरियर रीफ का हिस्सा है। ये आपका नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया, ये आपका मिडिल वाला हो गया, सेंटर वाला हो गया, ये साउथ वाला रीजन हो गया ग्रेट बैरियर रीफ का। तो आगे हम जो आर्टिकल में यही चीजें पढ़ेंगे। तो अभी क्या हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक वो है, इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस। इसने क्या है, एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है। उसमें ये बताया है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न और सेंट्रल ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि जो आपने ये मैंने बनाया था ना अभी, ये नॉर्दर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट, साउथ की पार्ट की बात नहीं कर रहा, इस वाले की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट की बात कर रहा है जो ग्रेट बैरियर रीफ का। इनमें है ना हाई लेवल ऑफ कोरल रीफ देखने को मिले, यानी कि इनकी जनसंख्या बढ़ी है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, इनका डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा है, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। ठीक है, मगर साउथ में उतना देखने को मिला, और ये पिछले 36 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो स्ट्रेस होता है टेम्परेचर राइज की वजह से, जैसे कि साइक्लोन आ गया, और भी कई ऐसी फिश होती है उनकी वजह से उन्हें इन्हें खा जाती है, नष्ट कर देती है, वो हो गया। साइक्लोन आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो उनकी वजह से जो और भी कई एक्टिविटी होती है, तो ये क्या है, नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, इनकी जो कॉलोनी है वो डैमेज हो जाती है। तो इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला, पिछले 12-16 महीने में ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो इस वजह से इसकी जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा जानेंगे पिक्चर्स के माध्यम से, पिक्चर की हेल्प से कि क्या क्या है। तो रिपोर्ट की क्या क्या चीज हाईलाइट की रिपोर्ट ने, हाईलाइट की कि क्विक रिकवरी हुई है, कि इतनी जल्दी रिकवरी हुई है बहुत कम टाइम में, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिकवरी क्यों हुई है, किस वजह से? जो रीफ सिस्टम है ये रिजाइलेंट बन गया और कैपेबल रहा किसके रिकवर करने के, आफ्टर डिस्टरबेंस के, डिस्टरबेंस आने के बाद भी ये रिकवर कर पाया, तो इसलिए ये वर्ड का यूज किया गया, रिजाइलेंट सिस्टम। रीफ इस एक और ये जो रीफ सिस्टम है वो रिजाइलेंट हो गया और रिकवर करने में कैपेबल रहा। ठीक है, तो रिजाइलेंट उसी को कहते हैं कि जैसे कि आपका हीट को सह ले, और जैसे कि आपकी साइक्लोन्स आते हैं उन्हें सह ले, और प्रीडेटरी अटैक होते हैं, जैसे कोई मछली है, फिश है, वो अटैक कर दे रीफ्स पे, उनको सह जाए फिर भी बच जाए, तो उसको ही रिजाइलेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिजाइलेंसी देखने को मिली, तो इनकी वजह से। तो अब ये क्यों ऐसा हुआ, एक तो रीजन ये बता ही दिया है। दूसरा ये बताया है कि जो इन्होंने ये किया है कि आपका ये ये जो साइक्लोन हुए और क्या नाम आपका टेम्परेचर डिफरेंस हुए, ये पिछले 1 साल में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कम देखने को मिला है। तो एक रीजन ये भी बताया। ठीक है, और ये इन्होंने रिकॉर्ड लेवल पे क्या है, रिकवरी की है इस रीजन में, जो आपका सेंट्रल रीजन हो गया, नॉर्दर्न नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, जीबीआर का, जीबीआर मतलब आपका ग्रेट बैरियर रीफ का रीजन, ज्यादा रिकवरी देखने को मिली। तो ये, और जो ज्यादा चीज देखने को मिली वो क्या है कि हार्ड कोरल्स का कवर ज्यादा देखने को मिला। ठीक है, अब हार्ड कोरल सॉफ्ट कोरल कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए ये हो गए कोरल्स, और जिस कोरल्स, ये जो कोरल्स है ये एक तरह का आपका मान लीजिए फूलदान टाइप, गुलदस्ता टाइप, ये कि फूलदान में आपने फूल रख दिया और ऊपर ये फूल की पंखुड़ियां फैली हुई है, इस टाइप का समझिए। और जो फूलदान नीचे से बहुत हार्ड रहता है और उसके अंदर ये चीज सॉफ्ट रहती है, तो ये मेन बॉडी हो जाती है इसकी। तो इसे अब कैसे समझेंगे, इसे ऐसे समझेंगे कि ये तो पूरी होगी मेन, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये हो गया इसका माउथ, ये हो गया इसका थ्रोट गला, ये हो गया इसका स्टोमक, और ये हो गया बॉडी का मिडिल पार्ट। इस पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा बना हुआ, मैं आगे आपको बड़ा पिक्चर दिखाऊंगा। ठीक है, और जिस पे रखा हुआ है, जिसके अंदर ये जकड़ा हुआ है ना, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो कि बहुत सख्त मटेरियल होता है, चट्टाने आप देखने को मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये जी। और जो ये है पूरा ऊपर का जो ये सिस्टम आप देख रहे हो, यानी कि यही चीज, इसको बोलता है पॉलिप्स। ये है पॉलिप्स। ठीक है, तो पॉलिप्स की जो फूल पत्ते से इनको बोलते हैं टेंटेकल्स।
ठीक है। अब टेंटिकल्स जो होते हैं ये आपका माउथ का अपर पार्ट होता है, यानी कि आपका माउथ जो है घिरा रहता है इन फूल पत्ती, जो हाथ निकले हुए ना, ये उंगलियां सी निकली हुई, इनसे घिरा रहता है। तो यहाँ पे देखो टेंटिकल के बारे में क्या लिखा है कि टॉप एंड इज ए माउथ सराउंडेड बाय द टेंटिकल्स, यानी कि फूड को गैदर करने में इसकी हेल्प करता है। जो टेंटिकल्स है जो ये घूमते रहते हैं, हिलते रहते हैं, तो आसपास जो पानी में फूड आएगा, कोई मच्छर आया, मक्खियां, मतलब मच्छर मक्खी मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी ऑर्गेनिज्म आए, ये उसको क्या कर ले, पकड़ लेते हैं। और इसमें क्या पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स, जिनको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये यहाँ पर देखिए निमेटोसिस्ट बोलते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर बड़ा पिक्चर बनाता हूँ आपका, ये आपका हो गया, इस टाइप के पोर्स हो गए, इस पे छोटे छोटे वो होंगे, बहुत छोटे छोटे, है ना, इस तरह के। तो इनका निमेटोसिस्ट बोलते हैं, इनको निमेटोसिस्ट, ये इस तरह के, ये डंक मारते हैं, ये सांप डंक मारता है, डसता है, तो आसपास कोई भी ऐसी चीज आई जो खाने वाली, जो इनके लिए, जो ये खा सकते हैं, आपके जो टेंटिकल्स है, पोलिप से खा सकते हैं, तो उनको क्या डंक मारेगा, और वो चीज क्या है, ऑर्गेनिज्म पैरालाइज हो जाएगी, पैरालाइज होकर ये आसानी से उसे खा सकते हैं, तो अपना खाना इनका बन जाता है। तो ये खाना कहाँ पर दे देते हैं, माउथ में दे देते हैं, माउथ तो यहाँ पे है ना, यानी कि इनके बीच में है यहाँ पे, तो ये दे देते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपके पोलिप्स हो गए। तो पोलिप्स आया हो, आपको समझ में आ गया होगा। तो बेस जो इनका रहता है वो कोरल्स का रहता है। कोरल्स से मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से है, ठीक है। कोरल से मतलब, या और चीज समझो, कोरल्स उन्हें भी कहते हैं जो कि आपके मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, मरीन यानी कि एनिमल्स कह दो, कोरल्स उन्हें बोला जाता है। इन्वर्टिब्रेट उन्हें बोला जाता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसे एनिमल्स, ऐसे जीव जंतु, ऐसे फ्लोरा एंड फौना जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन्हें आप इन्वर्टिब्रेट कहते हैं। हम जो आदमी लोग हैं वो क्या है, वर्टिब्रेट से, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इन्वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी जिनमें नहीं होती, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन ये मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये क्या है, कॉलोनी फॉर्म पर, कॉलोनी, जो आपके कोरल्स होते हैं, ये कॉम्पैक्ट कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं। आगे मैं पिक्चर में दिखाऊंगा कॉम्पैक्ट कॉलोनी किस टाइप की है इनकी। ये डिफरेंट डिफरेंट पोलिप्स मिलकर, देखो ये आपके पोलिप्स है ना, ये पूरा का पूरा पोलिप्स मिला, ये ऐसे हजारों लाखों पोलिप्स मिलेंगे तो कॉलोनी फॉर्म कर दे। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ आगे, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं पोलिप्स है आपके, और भी इससे भी छोटे पोलिप्स मिलेंगे, देखो कितने सारे पोलिप्स है। इन्होंने पूरी कॉलोनी फॉर्म कर रखी है अपनी, ये देखो कितने सारे, ये पोलिप्स है, ये वाले पोलिप्स है, ये पूरा एक पोलिप्स हो गया, तो इन्होंने कॉलोनी फॉर्म कर, अब देखो ये खा गया छोटा सा ऑर्गेनिज्म। अब आप देख रहे होंगे तो बहुत बड़ा समुद्री दरियाई घोड़ा सा दिख रहा है, ये दरियाई घोड़ा नहीं है, ये दिखाने में यहाँ पे पिक्चर में ही बड़ा दिखाएगा, पर ये इतना है, नैनो से भी छोटा होगा, जो इनका शिकार बन गया, ये अपने मुंह में इनको ले जाएंगे, ठीक है। जब फिश हो गई, छोटी मोटी लार्वा हो गई उनका, वो खा जाएंगे, जो भी इनका प्रे होता होगा वो ये खाते हैं। तो और बड़ी पिक्चर में से समझे, देखो ये पूरा आपका क्या हो गया, पोलिप्स हो गया। ये आपका बाहर का जो पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट से ढका हुआ है, यानी कि पूरा कोरल हो गया, और ये हो गया पोलिप्स, तो दोनों मिलके क्या बन गए, कोरल पोलिप्स बन गए, ठीक है। तो इसी को कोरल पोलिप, जब कई सारे कोरल पोलिप्स मिलते हैं वो बन जाती है पोलिप्स कॉलोनी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो पोलिप्स कॉलोनी है। तो ये जो ऊपर जो आपको छेद हल्के पोर दिख रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं निमेटोसाइट्स बोलते हैं, जिसे यहाँ लिखा है ना स्टिंगिंग सेल्स, ये स्टिंग करते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। ये टेंटिकल्स हो गए जो आपकी, ये हाथ निकली हुई, उंगली से निकली हुई, यहाँ पे इसका माउथ हो गया, ये आपका गला हो गया, ये आपका स्टोमक हो गया, यानी कि पूरी क्या है, बॉडी हो गई है इसकी, ठीक है। ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर से, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे। तो अब यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि भाई कुछ हार्ड कोरल्स होते हैं, कुछ आपके सॉफ्ट कोरल्स होते हैं। हार्ड कोरल्स कौन से होते हैं, हार्ड कोरल्स होते हैं जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट को सी वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और वाइट कोरल्स बना लेते हैं, यानी कि जो उनका बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो वाइट फॉर्म में आ जाती है। ये यहाँ पे लिखा है ना एक्सोस्केलेटन, यानी कि स्केलेटन मतलब एक से जिसकी सहारे ये खड़े रहेंगे, स्केलेटन वो बन जाएगी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की स्केलेटन बना लेते हैं, ठीक है। एक्सो यानी कि बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, साइंस की लैंग्वेज में आउटसाइड, ठीक है। ये आउटसाइड स्केलेटन फॉर्म करते हैं ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। जबकि सॉफ्ट कोरल्स क्या होता है, ये अपने आप को अपनी, यानी कि इनकी अपनी अर्थी पे ही अपने आप को जिंदा रखते हैं, यानी कि ये मरेंगे तो इनके जो दूसरे पैदा होंगे वो इनकी उस पे जिंदा रहेंगे, जो इनका स्केलेटन होगा उस पे जिंदा रहेंगे। और जो आप प्रेजेंट में है वो किसकी पे, ये अपने बाप दादाओं की स्केलेटन पे जिंदा है।
इस तरह से यहाँ पे लिखा है ना, अटैच देमसेल्फ टू हार्ड स्केलेटन एंड ओल्डर स्केलेटन बिल्ट बाय देयर एंसेस्टर, जो इनके एंसेस्टर्स ने बनाया है उस पर। देखो यहाँ पे ये बाहर जो आपकी हार्ड हो गई, ये अंदर तो सॉफ्ट ही है इनकी बॉडी, बाहर ये हार्ड आपका सरफेस हो गया कप टाइप का। ये जो आपका सॉफ्ट कोरल पोलिप्स होते हैं, जो इसका बाहर का सरफेस भी होता है जिसके ऊपर ये रखे हुए होते हैं, इनकी फाउंडेशन रहती है, स्केलेटन रहता है, वो सॉफ्ट रहता है। ठीक है, ये तो ऊपर वाली पिक्चर तो आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर मैंने दिखाई दी कि ग्रेट बैरियर रीफ्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जो ये हमने जो देखा, रिपोर्ट जो बता रही है कि इनकी जो ग्रोथ देखने को मिली सेंट्रल में और नॉर्दर्न रीजन में, वो क्या है, हार्ड कोरल पोलिप्स की ज़्यादा देखने को मिली। नॉर्दर्न ग्रेट बैरियर रीफ कितनी है, ये 36% हो गई है, जबकि सेंट्रल रीजन में 33% इंक्रीज, यानी कि सेंट्रल रीजन में, सॉरी, सेंट्रल रीजन में 33% इंक्रीज देखने को मिला, और जबकि इसका 36% देखने को मिला, किसका, आपका हार्ड कोरल पोलिप्स का। ठीक है, और इसमें जबकि आपके ये डिक्लाइन सदर्न में, जो आपका सदर्न कोरल पोलिप्स है, उनमें डिक्लाइन देखने को मिला, कितने से कितने तक, कि आपका 38 से 34 तक का डिक्लाइन देखने को मिला। 38% था 2021 में, 34% 2022 में देखने को मिला डिक्लाइन। ठीक है, तो अब ये क्लेमाइटीज की वजह से क्या, लो लेवल जो है एक्यूट स्ट्रेसस, जो मैंने पहले बोला साइक्लोन, स्ट्रेसस कौन होंगे, साइक्लोन होंगे। ठीक है, इनका लो लेवल होने की वजह से ये 12 मंथ में इनकी पॉपुलेशन नॉर्थ में और सेंट्रल रीजन में ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, ये हमने जाना। आगे बढ़ते हैं, कोरल रीफ्स तो पढ़ ही चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो कि इनके पास स्पाइन नहीं होती, यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती जिसपे टिके हुए हो, क्योंकि आदमी किस पे खड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी पे खड़ा होता है ना। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इन्हें क्या सपोर्ट चाहिए होता है, स्केलेटन चाहिए होता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की ये स्केलेटन बना, जिसको हम एक्सो स्केलेटन बोल रहे हैं। ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स है प्लेनेट पे। ये भी चीज़ क्यों, बहुत पुराने हैं, आज का नहीं, कई हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी चीजें हैं। ठीक है, जो हर एक कोरल कोरल होता है उसको हम पोलिप्स बोलते हैं, और वो पोलिप्स, बहुत सारे पोलिप्स मिलके क्या है कि आपकी कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। जब ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो कई हजारों लाखों कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी। ये सब इसमें बोला। ठीक है, अब हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल हमने जानी है, फिर भी ये जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट करते हैं, सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये अपना बेस हार्ड बना लेते हैं। जो इनका वाइट कोरल कोरल होता है वो एक्सोस्केलेटन पे बना हुआ होता है। इन्हें ये भी बोला जाता है कि इंजीनियर्स होते हैं रीफ इकोसिस्टम के, जो पूरा रीफ इकोसिस्टम है, यानी कोरल रीफ है, यानी कि रीफ तो ये हो गया, और कोरल इनका सॉलिड पार्ट हो गया नीचे का, तो कोरल रीफ हो गया। ये रीफ जो है, इंजीनियर्स होता है रीफ इकोसिस्टम, ये इंजीनियर्स होते हैं हार्ड कोरल, इनको बोला जाता है। सॉफ्ट कोरल्स में क्या होता है कि ना तो उनके पास स्केलेटन होता है, ना ही कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं, वो मतलब वो पानी से लेते हैं, यानी कि अपने आप को क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं स्केलेटन से। जो ओल्डर होते हैं, ओल्डर स्केलेटन इनके एंसेस्टर उनसे अटैच करके रखते हैं। ये चीज हमें जान ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वही पिक्चर्स है पीछे वाली, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया, क्लियर दिखाया गया, कंप्लीट हार्ड कोरल पॉलिप्स वही ऐसा दिखाया गया, पूरा बाहर का हिस्सा हार्ड है। ठीक है, और इसका सेक्शन अगर ऐसे कट कर दो, इसे थोड़ा सा घुमा दो, तो अंदर ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये माउथ हो गया, ये आपके उस पे जो जेंथो लेई होते हैं, जो आपका खाना लेते हैं, ये इसको टिनेकल टेंटिकल्स बोलते हैं, ये जो हाथ से हो गया आपके। ठीक है, ये गला हो गया, ये आपका स्टोमक हो गया, ये हार्ट बेस हो गया आपका, जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बेस पे बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब इसमें दिखा है। आगे बढ़ते हैं, और अब इसके बारे में थोड़ा सा और है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट रीफ इकोसिस्टम है, जो ये एरिया फैला हुआ है, इसका एरिया है 2300 किलो स्क्वायर किलोमीटर का, और जबकि 3000 इंडिविजुअल्स रीफ इसमें देखने को मिलेंगे, ये जो पिक्चर्स आप सब देख रहे हो। ठीक है, 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 1500 स्पीसीज फिश की यहाँ पर रहती है इस कोरल रीफ्स में। और ये 4000 टाइप्स ऑफ मोलकस मोलसस भी देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। ये स्पीसीज बता रहे हैं कि ये ग्रेट बैरियर रीफ में और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। अब मोलकस किन्हें बोलते हैं, मोलकस इनको बोलते हैं, ये जो आपके है ना, ओएस्टर हो गया, ठीक है, आपका ये कटल फिश होगी, ओएस्टर हो गया, स्लगल हो गया, ये सब आपका ऑक्टोपस हो गया, इनको आपको मोलकस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमने जानी।
ठीक है, रिपोर्ट में वही बताया गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, इन्हें हीट स्ट्रेस मिलेगा जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग बढ़ती जा रही है। और ये भी बताया गया सी टेम्परेचर जो है आने वाली जो इस सेंचुरी के एंड तक 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट 2021 में आई थी, उसने बताया कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर आने वाले 10 साल में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग तो हर बार देखने को मिलेगी, ये फ्रिक्वेंट फिनोमेना हो जाएगा। मास ब्लीचिंग का कंसेप्ट यहाँ पे कौन सा है कि पहली बार जो मास ब्लीचिंग यानी पूरे के पूरे कोरल को ये पोलिप जो है तबाह हो गए। ये 1998 में देखने को मिली थी, जब एल नीनो की वजह से जब आपका सी सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो 8% जो वर्ल्ड का कोरल है वो डाई कर गया था, यानी कि मर गया था इस मास ब्लीचिंग की वजह से। सेकेंड इवेंट 2002 में देखने को मिली। ये सब इसमें बताया गया है। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड ट्राइबल डे 2022 के बारे में। इसमें देखिए अभी 9 अगस्त को ये वर्ल्ड ट्राइबल डे 2022 सेलिब्रेट किया गया। क्या सेलिब्रेट किया? इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल की तरह सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इसका एम यही है, जो हमारे इंडिजिनियस पीपल्स है, ट्राइब्स हैं, उनकी कल्चर को संजो के रखना, उनके कल्चर को प्रिजर्व करना, उनके राइट्स उन्हें देना, और उनकी जो नॉलेज है उन्हें मतलब संजोना, हैंड ओवर करते रहना वो, क्योंकि जो उन्होंने अपने एंसेस्टर से जो नॉलेज गेन की है उनको प्रिजर्व करके रखना और उनके राइट्स उन्हें देना, इसी चीज़ का ये थीम इस बार की थी, रोल ऑफ द इंडिजिनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज। अब हिस्ट्री की बात करें इसकी थोड़ी सी, कि 1994 में जो उनगा है हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन कब पास हुआ? 9 अगस्त को पास हुआ। जो उसमें क्या डिक्लेयर किया गया कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल ये सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड ट्राइबल डे बोल रहे हैं। ये सेलिब्रेट किया जाएगा हर 9 अगस्त को। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इनकी नॉलेज को पहचान मिलेगी। ठीक है, जो इंडिजिनियस पीपल्स है किसी जो उसमें बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं या आपके जंगल में रह रहे हैं, उनके कल्चर को, उनके जो पूरा कल्चर है, जो पूरी उनकी नॉलेज है, उनको क्या प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो इंडिजिनियस लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज है उनको, जो उनकी प्रैक्टिसेस है, ओल्ड प्रैक्टिस है, उनको फिलोसफी, जो उनकी मान्यताएं है, उनकी जो सोच है, उनको क्या है कि उनका प्रिजर्वेशन हो, कंजर्वेशन हो, उनकी अपलिफ्टमेंट के बारे में कोशिश की जा सके। इस दिन को मनाने का यही मतलब है, ताकि अवेयरनेस आए लोगों में। अगर हम टाइप्स की बात करें कि इंडिया में कितनी टाइप्स है, तो टोटल पॉपुलेशन का 8.6%, जिससे लगभग 11 करोड़ हो जाता है, ये टोटल पॉपुलेशन का 8.6% हमारे अंदर इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। और ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल रहते हैं इंडिया में। ठीक है, लगभग 89.97% तो रूरल एरियाज में रहते हैं। इसका 11 करोड़ का 89.97% तो रूरल एरियाज में हो गया, और जबकि 10% लगभग आपका अर्बन एरियाज में ये आपकी टाइप रहती है। अगर इस पिक्चर से हम समझे सिर्फ दो स्टेट को छोड़ के, जो कि पंजाब और हरियाणा को छोड़ के, जहाँ पे कोई भी आपको शेड्यूल टाइप देखने को नहीं मिलती है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, बाकी सभी स्टेट में आपको कुछ कम कुछ ज़्यादा देखने को मिले। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ? सिक्किम, और जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन सब में देखने को मिलेगी, और ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। फिर थोड़ा थोड़ा इनका वैल्यू घटती चली जाती है। ठीक है, आपका येलो कलर में आपका 10% से कम देखने को मिलेगी। ये कौन सा एरिया होगा? राजस्थान हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका ये बिहार, ओ सॉरी, ये वाला वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया, ये सॉरी झारखंड वाला एरिया हो गया, ये आपका उड़ीसा वाला एरिया हो गया, यहाँ पे कम देखने को मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा 10 से 30% के बीच में आपको ग्रीन वाले एरिया में ये आपका हो गया, यानी कि ज़्यादातर साउथ इंडिया और महाराष्ट्र इसमें आ जाएगा। ठीक है, और यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, इधर हिमाचल आ जाएगा, और आपका उत्तराखंड आ जाएगा, ये एरिया देखने को मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हम डिस्कस कर ही चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने को ये मिलता है। ठीक है, और एक कमेटी बनी थी जो कि लोकल कमेटी जिसे बोलते हैं, 1965 में बनी थी। उस कमेटी के अकॉर्डिंग कि अगर हमें इनकी शेड्यूल ट्राइब की पहचान करनी हो, क्या इनका पैरामीटर किन पर हम पहचान करते हैं, तो पहला तो इनकी जो प्राइमेरी ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड से मतलब जो इनके रीति रिवाज होंगे, इनके जो रीति रिवाज बहुत पुराने होते हैं, अबाब आदम टाइप के होते हैं। इनका कल्चर बहुत अलग होता है, हमारे जैसा आम कल्चर नहीं होता, अलग कल्चर होता है। इनके अंदर थोड़ी साइनेस होती है, क्योंकि हमारे जनरल जो पीपल्स है उनके कांटेक्ट में कम आना पसंद करते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं। इनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि जंगल में किसी ऐसे आइसोलेट एरिया में रह रहे हो जहाँ पे आदमी ज़्यादा आते जाते ना हो और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हुए, तो ये आपके
ये 5 पैरामीटर जिनके बेसिस पर हम शेड्यूल ट्राइब को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइब शब्द है वो कहीं पे मेंशन नहीं है, मगर शेड्यूल ट्राइब शब्द को क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 342(1), 342 आई के अंदर ये डाला गया है। तो ये कुछ आपकी कुछ कुछ स्टेट्स में जो आपकी ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके नाम लिस्ट दी गई है। तो थोड़ा आप यहाँ पे पिक्चर को रोक के, स्लाइड को रोक के पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।